सीधी बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कमल। देश में इस वक्त इनटॉलरेंस पर एक जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बॉलीवुड के जाने माने एक्टर ऋषि कपूर। स्वागत है आपका सर। नमस्कार, मैं हूं ऋषि कपूर, आपके साथ सीधी बात में। क्या बात है सर, स्वागत है आपका। आपका भी। हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड एक तरीके से बटा हुआ है इस वक्त। एक तरफ हम शाहरुख खान का, आमिर खान का कैंप देखते हैं जहां पर लोगों को लग रहा है कि इनटॉलरेंस हिंदुस्तान में बहुत तेजी से बढ़ रही है, और दूसरी तरफ कैंप है अक्षय कुमार का, रवीना टंडन का, अनुपम खेर का, जिन्हें लगता है कि ये पूरी बहस ही बेतुकी है। मैं जानना चाहता हूं इन दोनों कैंप्स में ऋषि कपूर कहां खड़े हैं? एक तो मैं जानना चाहता हूं इनटॉलरेंस क्या है और टॉलरेंस क्या है। ये बातें कुछ ज्यादा हेडलाइंस में आ गई है। ये बातें तो पहले भी होती थी, लेकिन ये मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट नहीं था अबाउट इनटॉलरेंस एंड टॉलरेंस। हर शय पे, हर जीवन के हर मोड़ पे, हर जगह कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पर भी पीपल दे डू नॉट टॉलरेट, समटाइम दे टॉलरेट इट। तो अब मुझे ये नहीं पता कि इतना तवज्जो, इतना अटेंशन क्यों दिया जा रहा है इस इनटॉलरेंस और टॉलरेंस पे। चलिए, अगर हम बॉलीवुड की नज़र से देखते हैं कि कोई फिल्मकार कुछ कहना चाहता है, कुछ करना चाहता है, सेंसर बोर्ड कैंची लेके खड़ा हो जाता है। या जैसे फर्ज कीजिए शाहरुख खान की फिल्म रईस की शूटिंग हो रही थी, वहां पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता आ जाते हैं, फिल्म की सेट पर तोड़फोड़ करने लग जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि यही सबूत है कि हिंदुस्तान में इंटॉलरेंस बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है। देखिए, वो आपने जो सेंसरशिप की पहले बात की, इस देश का एक नियम है कि एक सेंसर बोर्ड बनाया गया है सर्टिफिकेशन के लिए, और अगर आपने वो पदवी दी है किसी शख्स को तो उसे ऑनर भी कीजिए। लेट हिम से व्हाट ही वांट्स टू डू, और आपका हक बनता है कि आप उस पर आप आर्ग्यू कर सकते हैं, आप उसे डिबेट कर सकते हैं। यू कैन चैलेंज, यू टेक इट टू रिवाइजिंग कमेटी। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है कि आप पे पूरा जोर दिया जा रहा है कि आपको काट के रख देंगे। यू टेक इट, यू मस्ट हैव करेज टू टेक इट फर्दर अप इन द रिवाइजिंग एक सेंसर है, दूसरा है कि अगर फर्ज कीजिए आपने कुछ ऐसा कहा या किया जो किसी रिलीजियस ग्रुप को पसंद नहीं आया या पॉलिटिकल ग्रुप को पसंद नहीं आया, तो तोड़फोड़ करने लग जाते हैं। हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं। अगर मेरा ड्राइवर वो बोल दे तो मेरे ड्राइवर पे इतना तवज्जो नहीं होगा जो मैं मुझे बोलता हूँ। चूंकि अगर शाहरुख खान ने या आमिर खान साहब ने अगर ये कहा है तो आपने इस बात को बहुत ज्यादा बात का पतंगड़ बना दिया। नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बॉलीवुड के और हिंदुस्तान के ब्रांड एम्बेसडर्स भी हैं। आमिर खान फर्ज कीजिए इनक्रेडिबल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर थे, और उनको लगा कि इनक्रेडिबल इंडिया नहीं, इनटॉलरेंट इंडिया है। मुझे नहीं लगता वो कहना वो चाह रहा था ऐसे। उसने कहा, जो कहने का मतलब वो नहीं था। इसे एक्चुअली मिस इंटरप्रेट किया गया है। मेरी जो थिंकिंग है, वो चाहते नहीं है। आई एम श्योर आमिर बड़ा रिस्पॉन्सिबल लड़का है, ऐसे कभी गलत कोई बात बोलेगा नहीं, और शाहरुख भी वैसे ही है। और जहाँ बोलते हैं अनुपम खेर की बात है, रवीना की, तो जैसे मैंने कहा कि हर मुद्दे पे दो उसकी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। डिपेंड्स आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप निजी तौर पे क्या सोचते हैं? चलिए, मैंने बाकियों की आर्ग्यूमेंट पूछी। क्या आपको लग रहा है कि हिंदुस्तान पहले से ज्यादा इंटॉलरेंट हो गया? वो तो पहले भी ऐसे था। आपने ये मुझे सवाल तब क्यों नहीं पूछा जब मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा था? आप मुझे तभी बोल सकते थे। हर चीज हर वक्त में हो रही है, चूंकि आप इस वक्त हुआ है तो आप उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इंटॉलरेंस एंड टॉलरेंस इज ऑलवेज देयर। कोई चीजें होती है हम टॉलरेट कर लेते हैं, कुछ चीज बोलते हैं हम नहीं टॉलरेट करेंगे। अरे इसका इट्स नॉट इम्पोर्टेंट दैट। अहम बात कह रहे हैं आप, कह रहे हैं कि पहले भी इंटॉलरेंस थी, बिल्कुल। उस वक्त क्यों आज भी इंटॉलरेंस है, उस वक्त क्यों नहीं आपने इसे इंपॉर्टेंस दी? तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इंटॉलरेंस बढ़ी नहीं है ऋषि कपूर साहब? मैं तो कह ही नहीं रहा हूं, मैं तो जानता नहीं कि टॉलरेंस क्या है और इंटॉलरेंस क्या है। मैं तो इस बात को समझ नहीं पा रहा। मैंने प्रेस में भी कहा है। नहीं, क्योंकि दादरी में जब बीफ खा रहा था एक शख्स, उसकी पिटाई शुरू में की गई, उसको मार दिया गया, वहां से बहस छिड़ी इंटॉलरेंस को लेकर, और यहां तक पहुंची कि कई लोगों ने अपने अवार्ड वापस किए, और एक तरीके से फैशन सा बन गया कि हर आदमी के पास जो भी अवार्ड था, नेशनल अवार्ड, वो लौटा रहा था कहते हुए कि हिंदुस्तान बड़ा इंटॉलरेंट हो गया। तो वापस करने से क्या टॉलरेंट हो जाएगा? नहीं होगा। तो फिर यही पूछना चाह रहा हूँ, ये मतलब बेवकूफ़ी का है ना। आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि टॉलरेंट क्या इंटॉलरेंट क्या। एवरी जो जैसे वो जिस मुद्दे पे जो प्रॉब्लम हुआ है, अब मेरे अवार्ड वापस करने से थोड़ी कोई जो गलती है वो सुधर जाएगी। लेकिन वो एक पॉइंट प्रूव करने के लिए उनको लगा कि मोदी सरकार के आने के बाद से, ये पहले क्यों नहीं था यार, मोदी सरकार से पहले? ये चूंकि मोदी साहब आए तो उनको बताने के लिए मैं अपना अवार्ड वापस दे रहा हूँ, तो क्या वो बात सुधर जाएगी? ये तो पहले भी था। तो मुझे कहीं ना कहीं इसमें दोहरापन ये लगता है कि फर्ज कीजिए दादरी की घटना तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में होती है जहां पर मोदी सरकार, मतलब बीजेपी की सरकार ही नहीं है, फिर भी लोग, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मकसद के लिए किया जा रहा है ऋषि कपूर साहब? मैं ये आपसे कह नहीं सकता। मैं देखो जी, मैं पॉलिटिकली बाउंड हूँ नहीं, एक तो नंबर वन, और नंबर दो, मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि ये पहले भी होती थी, पता नहीं अब क्यों इसे ज़्यादा दोहराया जा रहा है।
ये सब हम हमारे यहाँ इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये पहले भी होती थी। उनकी दो सूरतें होती थी, तो ये दो सूरतें अभी भी हैं। पता नहीं सडनली एक एंटी गवर्नमेंट, एक प्रो गवर्नमेंट वाली बात आ गई है जो मेरी समझ के बाहर है। क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड भी पॉलिटिकल लाइंस पे स्प्लिट हो रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता। हम बेसिकली वी आर नॉन पॉलिटिकल, वी आर एंटरटेनर्स। हम तो सिर्फ जानते हैं आपका दिल बहलाने, हम आपका दिमाग घुमाने वाली बातें नहीं जानते। क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। अमूमन बॉलीवुड के लोग राजनीति की बातों से दूर रहते हैं। बिल्कुल। पहली दफा हम लोग देख रहे हैं कि पॉलिटिकल डिबेट में सीधे कूद रहे हैं और अलग अलग खेमों में बट रहे हैं। साहब, ये मेरा पूरा परिवार जो आज क्या पिछले हमारे 103 साल हो गए फिल्म इंडस्ट्री को, हिंदी सिनेमा को हुए, उसमें जो 88 इयर्स का कंट्रीब्यूशन है हमारे कपूर्स का। हमने तो कभी किसी ने पॉलिटिक्स में कदम नहीं रखा। मुझसे भी तो ये मुझे बताइए क्यों ऐसा? क्योंकि अमिताभ बच्चन पॉलिटिक्स में गए, इतने सारे, और हेमा मालिनी गए, धर्मेंद्र गए, बहुत से लोग गए, बहुत से लोग। आप में से किसी ने क्यों नहीं सोचा? भाई मैं अभिनेता आदमी हूँ, नेता नहीं हूँ साहब। हमारी बुद्धि, हमारी जो सोचने की जो एक तना वो है बहुत छोटी है। हम सिर्फ अपना काम जानते हैं और जो हमारा काम है वो हम काम करते हैं। हमें नहीं पता। इतने सारे सदस्य हैं कपूर खानदान के, किसी को भी नहीं लगा कि राजनीति में आना चाहिए? अभी तक तो नहीं लगा साहब। आप आगे का सोच नहीं सकते, बोल नहीं सकते, किसी को बनना हो तो। लेकिन ज्यादातर नेताओं का ट्रैक रिकॉर्ड बॉलीवुड में तो अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि बॉलीवुड स्टार्स का ट्रैक रिकॉर्ड एक्टिंग में तो अच्छा रहा, लेकिन नेतागिरी की जो एक्टिंग करनी होती है उसमें ज्यादा लोग चल नहीं पाए। कमिंग टू माय पॉइंट, मैं यही तो कहना चाह रहा था कि हम शायद अगर कूद पड़े नेतागिरी में तो शायद हम फेल हो जाएं। तो जो हमारा काम है वही जानते साहब, वही करने दीजिए। अच्छा, अनुपम खेर ने एक बड़ी बहस छेड़ी जब उन्होंने कहा कि उन्हें पाकिस्तान जाने का वीज़ा इस वजह से नहीं मिला क्योंकि उन्होंने कश्मीरी पंडितों की बात उठाई, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने कहा। तो 18 लोग थे, 18 लोगों में से 17 लोगों को तो वीज़ा मिल गया कराची लिटरेचर फेस्टिवल का, लेकिन अनुपम खेर को नहीं मिला। क्या आपको लगता है कि नाइंसाफ़ी हुई उनके साथ? अगर वो 17 लोगों को वीज़ा दिया गया है तो मेरी सोच में है कि अनुपम को भी दिया जाना चाहिए था। अब चूंकि अनुपम एक्टर आदमी हमारी बिरादरी का है, तो हम चाहते हैं कि वो एक्चुअली जाए एक्टर की हैसियत से, कम पॉलिटिकल की हैसियत से। बट अनुपम के पास एक बड़ा वैलिड पॉइंट है जो पंडित हुआ है, जो वो उस पर जो अमल करना चाहते हैं। तो इट्स एंटायरली अप टू हिम हाउ ही एक्चुअली फेसेस दिस सिचुएशन। आपने हिना जैसी फिल्म दी है, आपने दाऊद इब्राहिम का रोल प्ले किया है। जी हाँ, बिल्कुल। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की नज़रों को ऋषि कपूर कैसे देखते हैं? सर देखिए, मैं तो समझता हूँ कि हम कभी एक थे और चाहता हूँ कि अमन रहे इस मुल्क में, अमन रहे उस मुल्क में। हमने दोस्ती का हाथ तब आगे किया था जब मेरे वालिद बनाना चाहते फिल्म हिना, जो फिर मेरे बड़े भाई रणधीर कपूर साहब ने मुकम्मल की। हिना हमने बनाई, दोस्ती की पिक्चर थी, प्यार मोहब्बत की पिक्चर थी, अमन के ऊपर पिक्चर थी। लोगों ने पसंद किया लेकिन भूल गए लोग। आज 25-26 साल पुरानी बात है, लेकिन हमने ये बात उस वक्त दोहराई थी। जहाँ तक तो कौन सा है आपके हिसाब से पाकिस्तान का असली चेहरा, जो हिना में दिखता है या जो आपकी फिल्म जिसमें आप दाऊद इब्राहिम का रोल प्ले करते हैं? नहीं साहब, देखिए, एक आदमी से आप किसी मुल्क को गैर नहीं बोल सकते, गलत नहीं कह सकते। मैं समझता हूँ कि हम अपनी अपनी जगह है। ये जो बंटवारा हुआ उस पर हम अलग हो गए, चलिए ठीक है। मैं तो समझता हूँ कि मैं बहुत अपने आप को शुक्रगुजार समझता हूँ कि मैं उस युग में रह रहा हूँ जब मैंने जर्मन वॉल देखी गिरे हुए, जब मैंने साउथ अफ्रीका में एपार्थाइड को अबॉलिश होते हुए देखा है, जब मैंने इतनी चीज़ें, कम्युनिज्म यूएसएसआर बट गया, चीन चाइना में कम्युनिज्म हट गया। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि क्यों नहीं ये जो हमारे बीच में एक दरार है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो क्यों नहीं आज मेरे जीते हुए ये ख़त्म हो जाए। जब मुमकिन हुई ये बातें, मैं चाहता हूँ कि ये भी दरार हमारे जीते हुए ख़त्म हो जाए। मैं तो कहता भी, ट्वीट भी किया मैंने कि मैं अपने ये जीवन में खुद चाहता हूँ कि एक ओपन ट्रेड, ओपन फॉर टूरिज्म, ओपन पूरे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हो जाए। आपकी तो पुश्तैनी कोठी है पेशावर में, जो हाल में खबरों में थी, क्योंकि एक कोठी थी जहां पर वो एक हेरिटेज साइट बना रहे हैं दिलीप कपूर साहब की, एक कोठी दिलीप कुमार साहब की, एक आपकी कोठी थी जिसको उन्होंने कहा कि वो हेरिटेज साइट नहीं बनाना चाह रहे हैं या उसकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। फिर शायद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वजीर आजम ने आपसे बातचीत की, तो बताएं कि क्या बातचीत हुई, किस कॉन्टेक्स्ट में फोन आया और आपकी हवेली का क्या? नहीं, ऐसा है कि कोई हवेली का जिक्र नहीं हुआ है। ऐसा है कि हमें तो इस हवेली के बारे में तब मालूम पड़ा जब मैं गया था। हाँ, सुना था कभी हमारे बाप दादों की वो जायदाद थी। जहाँ तक मुझे और मेरे भाइयों में, हम तो समझते हैं कि हमारे बाप दादा अमीर लोग नहीं थे, तो उनकी खुद की पुश्तैनी प्रॉपर्टी तो नहीं हो सकती। और अगर हो भी हो तो मेरे जो दादा थे वो तो सन 1928 में ब्रिटिश इंडिया छोड़ के मुंबई आ गए थे टू मेक हिज करियर। हम पार्टीशन के बटे हुए लोग नहीं हैं, हम 1928 में आ गए थे।
तो हमारी ये इस जनरेशन का कोई इमोशनल कनेक्ट उस आइडिया के साथ नहीं है, हम नहीं जानते। ठीक है साहब, होगा कभी ना कभी होगा उनकी, अब वो पाकिस्तान से चले गए, अब उनकी मलकियत है, वो जैसे चाहे जो करना चाहे करें, हमारा उस पर कोई जोर नहीं, हमारा कोई उस पर हक नहीं बनता बोलने का। तो हाल में जो आपकी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से हमारी दोस्ती में बात हुई, प्यार मोहब्बत की बात हुई, हमें उन्होंने न्योता दिया है क्या पाए। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि वो ऑफिशियली हमें इनवाइट करें अपने पाकिस्तान एम्बेसी, और जब आएगा तब हम अपने हिंदुस्तानी काउंटर पार्ट्स के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि अगर हम हिंदुस्तान के अच्छे एम्बेसडर बन के पाकिस्तान जा सकते हैं, अगर हम एक दोस्ती का किससे पूछेंगे आप? जितने हमारे इंडियन काउंटर पार्ट्स हैं उनसे पूछेंगे, जो हमें फिल्म स्टार इजाजत दे। नहीं फिल्म स्टार से क्यों, हम अपने जो गवर्नमेंट है उनसे पूछेंगे कि इज इट द राइट थिंग टू डू। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जो भी जैसे भी जो भी। पर क्यों आपको पूछने की क्या जरूरत पड़ी? आप खुद अपने ईमान से तय कीजिए, आप जाना चाहते हैं या नहीं? मैं ऐसा नहीं चाहता कि हमसे कोई गलती हो जाए, कि हम सही मानों में जाना चाहते हैं, बिकॉज वी हैव टू बी द स्टेट गेस्ट ऑफ द कंट्री। तो कहीं किसी को इस बात का बुरा न लगे, जैसे कि हो सकता है कि जैसे अनुपम खेर के साथ हुआ मुद्दा आपने उठाया, हम नहीं चाहते कि कोई हमारे साथ भी ऐसा हो। अच्छा, नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिसमस के दिन गए, केक खाया, नवाज शरीफ के परिवार में शादी हो रही थी, उसमें वो शरीक हुए और लोगों को लगा कि तेजी से चीजें आगे बढ़ेंगी, I hope so. लेकिन उसके फौरन बाद पठानकोट हो गया। पठानकोट को 1 महीने हो गए, अब तक FIR दर्ज नहीं हुई, अब तक मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हफीज सईद तो पठानकोट जैसे और हमले करने की धमकी दे रहा है हिंदुस्तान को। कैसे बढ़ेंगे अमन की तरफ जो आप चाहते हैं? हमने अपनी तरफ से तो कोशिश तो करनी है, गलत लोग तो हर जगह होंगे साबित, हमने अपनी तरफ से तो कोशिश करनी है अच्छे बनने की। हम एक दोस्ती का हाथ तो हमें बढ़ाना चाहिए। अगर आप इसी में बात करते रहेंगे कि पठानकोट हुआ, या जैसे आप जिन शख्सों की आप बात कर रहे हैं उन्होंने ये किया, तो हम कभी इस पर तरक्की नहीं कर पाएंगे, हम कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। We should try and solve all matters and do it meticulously. नहीं, वो तो सही बात है, लेकिन दोस्ती और बंदूक दोनों, एक हाथ में दोस्ती का हाथ आगे हो, दूसरे में बंदूक हो, तो वो तो दिक्कत की बात है। हाँ, मानता हूँ बात दिक्कत की तो बात है, इसलिए तो मैंने कहा कि हम चाहते हैं कि पहले हम परमिशन लेके जाएं, तो वो दिक्कत हम पे ना आए, इसलिए मैंने आपसे कहा। बड़ा सेफ होके आप चलना चाहते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं, आप भी अपने साथ बोलने चाहिए, लाजमी सी बात है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अभिनेता ऋषि कपूर इस वक्त हमारे साथ हैं। गायक सोनू निगम ने एक जेट एयरवेज की फ्लाइट में कुछ गुनगुना दिया पैसेंजर्स के लिए, उन्होंने दरख्वास्त की कि वो बहुत साल पहले एयर इंडिया पे एक बार लता मंगेशकर जी को भी घुमाया था ऑन दी क्या बोलते हैं, पब्लिक एड्रेस सिस्टम पे। मैंने बहुत साल पहले, 30-40 साल पहले, एंड द कैप्टन जो उनके थे, एंड पीपल वर सो मेस्मराइज्ड एंड दे वर सो हैप्पी। ये बात हो चुकी है, लेकिन मैंने अब इसका कुछ अलग ही रिएक्शन हुआ है कि दे हैव टेकन द एक्शन ले लिया क्रू के खिलाफ। ये बात तो थोड़ी बहुत ज़्यादा टफ है। देखिए, मैं मानता हूँ कि नियम है, लॉ है, यू कैन नॉट टेक चांसेस। आज की तारीख में यू कैन नॉट टेक चांसेस ऑफ एनी चांसेस ऑफ एनीथिंग। अच्छा, आप ट्विटर पे कहते हैं कि एक मशहूर बाप का बेटा, एक मशहूर बेटे का बाप, और आप अपने आप को कहते हैं कि आई एम द हाइफन इन बिटवीन। ऐसा है नहीं, आप मतलब जितने मशहूर आगे पीछे आपकी फैमिली में लोग हैं उतने मशहूर आप हैं, लेकिन आपके बेटे से आपका कैसा रिश्ता है? क्या आप उन्हें सलाह देते हैं कि क्या फिल्में करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? आज के बच्चे किसी की सलाह नहीं मांगते हैं, ना उन्हें चाहिए। और ख़ास तौर पे मैं अपने बेटे के ज़ाती मामलों में, या जैसे कि इनके क्रिएटिव डिसीजंस हैं, उनमें दखल नहीं देता हूँ। फर्ज कीजिए ब्रेकअप होता है कटरीना कैफ के साथ, तो आपका लड़का आपके साथ आता है सलाह लेने के लिए कि बिल्कुल दिल टूट गया, क्या करें? क्या मुझसे सलाह लेने आया था, मैं इश्क करूंगा इसके साथ? जब उन्होंने सलाह ली करने की, तो मुझसे सलाह क्या लेंगे तोड़ने की? नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो बातचीत होगी किसी भी पिता के लिए, माँ के लिए। अगर बेटा दुखी हो, लेकिन बाप से तो अपनी माशूके के बारे में तो बोलता नहीं। आप सुपरस्टिशियस हैं क्या? मैं सुपरस्टिशियस नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत रिलीजियस आदमी हूँ। मैं बहुत रिलीजियस आदमी हूँ। फिल्म जब रिलीज होती तब ज्यादा याद आते हैं? ये जो मेरे करीब के मेरे दोस्त हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, वो सब जानते हैं कि मैं 2 वक्त का पूजा करने वाला आदमी हूँ। मैं 2 वक्त रोज करता हूँ पूजा, और मुझे बहुत शौक है। ये नहीं कि मैं जाता हूँ मांगने कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ सलाम करने जाता हूँ, थैंक यू बोलने जाता हूँ कि जो कुछ दिया तुमने बहुत दिया मुझे। एक ये तस्वीर है आपकी, मैं वो दिखाना चाहता हूँ, आपने ट्विटर पे पोस्ट की है। मैं चाहूँगा कि इसके नज़दीक थोड़ा हम आएँ, इस तस्वीर के बारे में बताएं, क्योंकि आप एक ऋषि कपूर है जो मेरे इस वक्त सामने बैठा है जी, वो एकदम अलग दिखता है, और एक ये ऋषि कपूर है आपकी आने वाली फिल्म कपूर एंड सन से जी। तो इस फिल्म की इस रोल में आने के लिए जी क्या तैयारी, क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं आपको? हाँ, देखिए जी, ये जब मुझे ऑफर हुई थी फिल्म, तो जो इनके डायरेक्टर है शकुन बत्रा साहब ने मुझे कहानी सुनाई थी, तो मुझे एक दादे का रोल करना था, समवन हु वाज बिटवीन 86 and 90।
तो उसी वक्त मैंने एक और फिल्म में की थी और उसमें मैंने कुछ 80 साल का 86 साल की उम्र है इसमें आपकी? जी हाँ बिल्कुल, मैं 86 साल का दादा बना हुआ। तो उसी वक्त मैंने एक और फिल्म की थी जिसमें मैंने मेकअप किया था ओल्ड एज का, पर वो मैंने किसी के गेस्ट अपीयरेंस किया था। तो मैंने ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से कहा कि अगर आप चाहते कि मैं ये रोल करूं तो आप ऐसे एक इंसान है, ऐसे एक स्पेशलिस्ट हैं ओल्ड मेकअप के लिए जिसका नाम है ग्रेग कैनम, तो आप उनको कांटेक्ट करें। मैं जानता था कि इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव, बहुत उनकी फीस बड़ी हाई थी, पर वो करेक्ट कर लेंगे जवाब। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इज ए क्रिएशन ऑफ मिस्टर ग्रेग कैनम हुज मेड मी अप। मुझे 5.5 घंटे 5 से 5.5 घंटे लगते थे रोज़ाना मेकअप करने में। मैं 5:30 बजे कुर्सी पे बैठता था और 11 बजे सेट पे आता था। 5.5 घंटे रोज़ 32-33 दिन के लिए मैंने ये सोचा, और मुझे एनी टाइम बिटवीन 50 मिनट से 1 घंटा 10 मिनट निकालने में लगता था। 1 घंटा निकालने में 5 घंटे लगाने में जी हाँ, बड़ी बिल्कुल। मेहनत करनी पड़ती है, वो भी एक्टिंग से पहले। जी हाँ, और आप समझते हैं कि एक्टर का बड़ा जिंदगी लोगों को तो ये लगता है कि देखिए आसपास सही मानो में पापड़ बेलने पड़ते हैं ये। तो खैर ये मेरा पैशन है, मेरा जुनून है फिल्म एक्टिंग मेरा एक बिल्कुल माई लाइफ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ऑडियंस के लिए कुछ अलग अलग किस्म के रोल करूँ, और मुझे ये मौका मिला है कपूर एंड सन्स में, जिसमें मैंने दादा का रोल निभाया है, और मैं समझता हूँ ये पिक्चर फैमिलीज को बहुत पसंद आएगी, और वो आप देखेंगे जैसी वो फिल्म आएगी। चलिए ऋषि कपूर साहब, पहली दफा आप सीधी बात पे आए, जी। बेबाकी के साथ आपने जवाब दिया, एकदम सीधी बात की, सटीक बात की, इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद, आपने बुलाया, इसका मुझे बहुत तो शुक्रिया। ये थी ऋषि कपूर साहब से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। थैंक यू सो मच।